17 अगस्त 2007 डार्क वेब में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था, मैं एक क्राइम पार्टनर की तलाश में हूँ, क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहेगा। डार्क वेब के इस मैसेज पर 2 लोगों ने रिप्लाई किया और तब बनी एक एविल टीम। 3 डार्क वेब क्रिमिनल्स जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम लड़की की जान ले ली और उसके इस एक्शन ने पूरे जापान को गुस्से से भर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। और ये केस है रे इसुगाई का। वी ऑल नो डार्क वेब काफ़ी बर्बाद है, लेकिन डार्क वेब में सिर्फ इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है, बट वो एक ह्यूज पार्ट है डार्क वेब का। बस कुछ क्लिक्स पर आपको डार्क वेब पर गन्स, ड्रग्स, इलीगल पॉर्न का एक्सेस मिल जाता है। आप एक हिटमैन भी हायर कर सकते हो। केंजी कावागासी एक 40 साल का आदमी था। उसके पास कोई जॉब नहीं था। वो एक वैन में रहता था। एक टाइम पर केंजी की फैमिली थी, वाइफ और 4 बच्चे थे। वो चाहता तो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, बट एक फैमिली होने के बावजूद भी वो कभी क्राइम की दुनिया से बाहर नहीं निकला। 1999 में केंजी ने डार्क वेब यूज़ करना शुरू कर दिया। वो डार्क वेब पर लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स बेचता खरीदता था, जिनसे उन लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। इससे केंजी के घर पर थोड़ा एक्स्ट्रा कैश आने लग गया था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो कैश केंजी अपनी बुरी आदतों में उड़ा देता था। एक टाइम तो ऐसा आया कि केंजी और उसकी फैमिली से उसका घर भी छीन लिया गया क्योंकि केंजी वो मॉर्गेज पे नहीं कर पाया। ऊपर से केंजी की वाइफ और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। इट टर्न्स आउट कि केंजी बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था एंड दैट्स वाई उसकी वाइफ ने और सहन नहीं किया और उसे डाइवोर्स दे दिया। अब केंजी बिल्कुल अकेला हो गया था। 2003 से लेकर 2007 के बीच में उसने छोटी मोटी जॉब्स की और वो कई बार जेल भी जाकर आया अपने डार्क वेब फ्रॉड की वजह से। 2007 में जब वो जेल से बाहर आया तो उसने डार्क वेब पर एक मैसेज डाला जिसमें लिखा था कि मैं एक क्राइम पार्टनर की तलाश में हूँ, क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहेगा। इस मैसेज पर 2 लोगों ने रिप्लाई किया। पहले आदमी का नाम था सुकासा कांदा। सुकासा एक 36 साल का आदमी था। उसकी लाइफ बहुत ट्रबल थी। स्कूल पर इसे बच्चों ने बुली किया और घर पर इसके पापा ने इसे अब्यूज़ किया। सुकासा कॉर्निक हेडेक से सफ़र करता था और इतने अब्यूजिंग इन्वायरमेंट की वजह से उसने एक लोकल गैंग ज्वाइन कर ली और वो छोटे मोटे क्राइम्स करने लगा और केंजी की तरह ये भी डार्क वेब पर फ्रॉड करने लगा। 1989 में सुकासा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करने लगा, बट उसकी सैलरी इतनी कम थी कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने पड़ते थे। तो केंजी की तरह सुकासा पर भी काफ़ी कर्ज था और वो पैसों के लिए बहुत डेस्परेट था। दूसरा आदमी जिसने उस लिंक पर क्लिक किया था वो था यूसी तोमहोरी। यूसी एक 32 साल का डार्ट प्लेयर था और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, बट उसके सर पर 4 मिलियन येन का डेब्ट था और वो भी पैसों के लिए बहुत डेस्परेट था। तो केंजी, सुकासा और यूसी में 2 चीज़ें बहुत सिमिलर थी। उन तीनों के ऊपर कर्ज था और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। 21 अगस्त 2007 को वो तीनों यूसी के घर पर मिले, जहाँ पर उन्होंने अपनी एविल स्कीम्स बनाई। उन्होंने प्लान बनाया कि वो कसिनो जाने वाले लोगों का पीछा करेंगे और उन्हें किडनैप करके कसिनो वाले लोगों को शायद उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो कसिनो जाके पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा होगा। तो 22 अगस्त को उन्होंने एक आदमी की गाड़ी का पीछा किया जो कसिनो से निकला था, पर उसके घर पहुंचकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस आदमी के घर पर अलार्म्स है और इसके पास एक सिक्योरिटी डॉग भी है, तो उनके लिए इसे किडनैप करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अगले दिन भी उन्होंने एक आदमी का पीछा किया, पर वो आदमी इतनी टाइट सिक्योरिटी बिल्डिंग में रहता था कि वो फिर से कुछ नहीं कर पाए। अब अपने हर फेल्ड अटेम्प्ट के साथ वो तीनों फ्रस्ट्रेट होते गए। अब वो इतने डेस्परेट हो गए थे, वो कुछ भी कर सकते थे और तब उन्होंने टारगेट किया रे इसोगाई को। रे इसोगाई एक 31 साल की लड़की थी जो वहाँ एक लोकल फार्म में क्लर्क थी। रे 2 जुलाई 1976 में पैदा हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जब वो छोटी सी थी तब उनके पापा की डेथ हो गई थी
उसके बाद उसकी माँ ने ही अकेले उसे बड़ा किया और उसके पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। रे ने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया, बट ड्रॉप आउट लेते ही उसने एक जॉब ले ली। उसका ये सपना था कि वो अपनी माँ के लिए एक घर खरीदेगी। रे एक स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग वुमेन थी, एंड अब वो 31 साल की हो गई थी, तो उसका सारा फोकस उसके करियर पर था। 24 अगस्त 2007 रे अपनी ऑफिस में उस दिन ओवर टाइम कर रही थी, तो ऑफिस से निकलते निकलते उसे थोड़ा सा लेट हो गया था। बट रे को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसका अपार्टमेंट पास में ही था। रे जब घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक गाड़ी मिली जो उसके पास से निकली। रे ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे निकल गई। आगे जाकर उसे एक आदमी मिला। वो आदमी बहुत ही कंफ्यूज्ड एक्ट कर रहा था और उसने रे से पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई कन्वीनियंट स्टोर है। रे उसका जवाब देने ही लगी थी कि एक आदमी ने पीछे से आकर रे को पकड़ लिया। रे बहुत चीखी चिल्लाई, पर वहाँ किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उन तीनों ने रे को उस गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गए। गाड़ी में उन्होंने रे को हैंडकफ्स पहना दिए और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने रे के बैग से 62,000 येन और एटीएम कार्ड चुरा लिए। उसके बाद उन्होंने एक चाकू निकाला और वो रे को फोर्स करने लगे कि वो उन्हें एटीएम कार्ड के पिन नंबर दे दे। रे इस मोमेंट पे बहुत डर गई थी और अपनी जान बचाने के लिए उसने उन्हें पिन नंबर दे दिया। रे का एटीएम कार्ड और उसका पैसा लेना उनके लिए काफ़ी नहीं था। केंजी ने उसका करने की कोशिश की, बट उसे सुकासा और योशी ने रोक लिया। सो बिजार कि केंजी का भी एक फैमिली था, उसके भी बच्चे थे और उसने रे का करने की कोशिश की। रे अब बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, और तब उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो रे को मार डालेंगे। रे अपनी जान की भीख मांगती रही, बट वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुने और उन्होंने उसके मुंह पर पैकिंग टेप बांधकर उसके सर पर 30 बार हथौड़े से मारा। जब उसे हथौड़े से मार रहे थे तो बाकी दो लोग एक रस्सी से उसका गला घोट रहे थे। उन तीनों डार्क वेब किलर्स ने एक मासूम को बेरहमी से मार डाला। इतने भयंकर अटैक के बाद रे का बच पाना नामुमकिन था। सुबह के 4 बजे उन्होंने रे की बॉडी को मिजुनामी के एक जंगल में फेंक दिया। इसके बाद जब वो एटीएम गए रे के अकाउंट से पैसे निकलवाने, तो उन्हें पता चला कि रे ने एक्चुअली उन्हें गलत पिन नंबर दे दिया। तो जो 62,000 येन उन्होंने रे के बैग से लिए थे और प्लान बनाया कि आज रात को वो फिर से किसी लड़की को किडनैप करेंगे, उससे पैसे लेकर उसका मर्डर करने के लिए, और शायद एक और मासूम की जान चली भी जाती अगर उन तीनों में से एक आदमी पुलिस को कॉल ना करता। अगर जापान में आप कोई ऐसा क्राइम करते हुए पकड़े जाओ तो आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, एंड अगर वो खुद सरेंडर कर दे तो वो डेथ पेनल्टी से बच सकता है। एटलीस्ट 2007 में तो जापान में यही लॉ था। रे के मर्डर के बाद केंजी बहुत डरा हुआ था। वो ये सोच सोच कर परेशान था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे फांसी हो सकती है। तो मौत के डर से केंजी ने खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया और उन्हें बता दिया कि उन्होंने एक लड़की का मर्डर किया है। इस कॉल के बाद पुलिस ऑफिसर ने केंजी को फौरन ही अरेस्ट कर लिया और 15 मिनट पूछताछ के बाद केंजी उन्हें उस एग्जैक्ट लोकेशन पे ले गया जहां उन्होंने रे को फेंका था। केंजी ने पुलिस को ये भी बता दिया कि उसके साथ 2 आदमी और इन्वॉल्व थे और उसी दिन वो दोनों भी पकड़े गए। पुलिस ऑफिसर्स को रे की बॉडी मिल गई और उन्होंने रे की मां को इन्फॉर्म कर दिया, और जब पुलिस वालों ने उन्हें बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया तो वो अपनी बेटी की बॉडी को गले लगाकर रोती रही। एक माँ जिसने अपनी बेटी इस तरह खो दी, उनका पेन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना हस्बैंड तो बहुत पहले खो दिया था और अब ये वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। जल्द ही मीडिया और न्यूज़ चैनल्स को इस हॉरिफिक क्राइम के बारे में पता चला। रे की माँ ने एक पेटिशन शुरू किया कि इन तीनों क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस ही मिलना चाहिए। वो चाहती थी कि वो तीनों भी वैसे ही सफ़र करें जैसे उसकी बेटी ने किया था। ये पेटिशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिंगल मर्डर के बिहाफ पे
किसी को डेथ पनिशमेंट देना मुश्किल था। लगभग सिर्फ 10 दिनों में इस पेटिशन पर 1 लाख लोगों ने साइन किया और 3 महीने में 3 लाख लोगों ने। और अब हम आते हैं इस केस की कोर्ट हियरिंग पर। कोर्ट के अंदर केंजी, सुकासा और यूसी ने तुरंत अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। और जब उसे पूछा गया कि इस मर्डर का प्लान किसने किया था, तो वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट करने लगे। उन तीनों के चेहरे पर जरा भी अफसोस नजर नहीं आ रहा था। और कोर्ट हियरिंग के टाइम सुकासा ने तो रे का मजाक भी उड़ाया था। 18 मार्च 2009 में कोर्ट ने केंजी और यूसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस दिया और सुकासा को डेथ पेनल्टी। पहले तो कोर्ट ने योसी को भी डेथ सेंटेंस दिया था, बट उसकी एक सक्सेसफुल अपील के बाद वो सेंटेंस विड्रॉ करके उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली। और केंजी ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया था, इसलिए उसे डेथ सेंटेंस नहीं मिला। 25 जून 2015 सुकासा को फांसी लगाई गई। इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग कि रे के साथ ऐसा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।